SBN साइंस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और घर वाले भी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के भाग 2 को, जिसमें चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं उसका विकास, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं संसाधन एवं उसका विकास। सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन है क्या। संसाधन है क्या? मनुष्य का जैसे जैसे विकास हुआ प्राचीन काल से लेकर के आज तक, पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का उपयोग मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने लिए करता रहा है। प्राचीन काल में जब जानकारी नहीं थी इनको किसी भी संसाधन की, तब भी आदमी जीवित रहता था। लेकिन जैसे जैसे इसकी बुद्धि का विकास हुआ, इसको संसाधनों के बारे में पता चला और इसके पास तकनीक आई, तो उनका उपयोग करना सीख गया है। तो संसाधन है क्या? संसाधन पर्यावरण में उपस्थित वह समस्त वस्तुएं, पर्यावरण में उपस्थित वह समस्त वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करें और उसके लिए तकनीक उपलब्ध हो। मतलब जो भी संसाधन हो उसको उपयोग में लाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, तकनीक उपलब्ध हो। यहाँ पर एक शब्द आता है प्रौद्योगिकी। यहाँ पर एक शब्द आता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रौद्योगिकी आखिर है क्या। प्रौद्योगिकी शब्द जो है ये टेक्नोलॉजी या तकनीक के लिए प्रयोग किया जाता है। तकनीक हम उसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं है। जैसे मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं से हमको आटा बनाना है, तो उसके लिए हमें किसी न किसी यंत्र की, किसी न किसी तकनीक की, किसी न किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी को हम प्रौद्योगिकी या तकनीक कहते हैं। संसाधन क्या है यह हम लोग जान लिए। संसाधन पर्यावरण में उपस्थित वह समस्त वस्तुएं जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जिसको उपयोग में लाने के लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध है। अब आते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया गया। संसाधनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के आधार पर। मुख्य रूप से इन्हीं 4 भागों में संसाधन को बांटा गया है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 2 भागों में पुनः बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन, अब देखते हैं कि जैव संसाधन क्या है। जैव संसाधन वह सभी संसाधन है जिसमें जीव पाया जाता है, जिसमें जीवन होता है। उन सभी संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पशु पक्षी और उसके बाद पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, ये सब। उसके बाद मनुष्य जो है वो स्वयं एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जिसमें जीवन पाया जाता है, उसको कहते हैं जैव संसाधन। अजैव संसाधन हम उस संसाधन को कहते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, अर्थात जो जीवित नहीं रहते हैं। जैसे धातुएं, चट्टान, उसके बाद लकड़ी हो गई, मृदा हो गई, वायु हो गई। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं अजैव संसाधन, क्योंकि इसमें जीवन नहीं पाया जाता। समझ में आया इतना? जैसे जैव संसाधन वो है जिसमें जीवन पाया जाता है, अजैव संसाधन वो है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन
अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन हम उसे कहते हैं जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कैसे करेंगे? चाहे वो रासायनिक तरीके से, चाहे वो भौतिक तरीके से, या फिर यांत्रिक तरीके से, किसी भी तकनीक के माध्यम से जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो एक बार यदि खत्म हो जाते हैं तो दोबारा नहीं मिल पाएंगे। एक बार यदि समाप्त हो गए अनवीकरणीय संसाधन तो ये हमको दोबारा नहीं मिल पाएंगे। जैसे जीवाश्म ईंधन हुआ, कोयला हुआ, इनका भंडार सीमित है, इनकी मात्रा सीमित है। अगर ये एक बार समाप्त हो गए तो ये हमको दोबारा जल्दी नहीं मिल पाएंगे। अगर मिलेंगे भी तो लाखों करोड़ों वर्षों के बाद, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को पुनः 4 भागों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन, फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन हम उसे कहते हैं जिसमें किसी एक पर्सनल व्यक्ति का मालिकाना हक होता है। किसी एक पर्सनल व्यक्ति का मालिकाना हक होता है, हम उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मकान हो गया, आपकी बाइक हो गई, आपके नाम जो ज़मीन है वो हो गई, जो किसी प्रॉपर किसी व्यक्ति के नाम होती है, किसी एक व्यक्ति के नाम होती है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन हम उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर एक समुदाय का हक होता है, जिसका उपयोग पूरा समुदाय कर सकता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कह सकते हैं। जैसे तालाब हो गया, मंदिर हो गया, और उसके बाद धर्मशाला हो गया, फिर उसके बाद शमशान घाट हो गया। तो इन पर किसी एक प्रॉपर व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि एक समुदाय का अधिकार होता है। तो उन्हें हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन, उन्हें हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन में वे सभी संसाधन आते हैं जो किसी एक राष्ट्र में उपलब्ध होते हैं। वैसे राष्ट्र का चाहे वो व्यक्तिगत संसाधन हो, चाहे सामुदायिक संसाधन हो, वो सभी जितने भी संसाधन किसी देश में उपलब्ध होते हैं उन सब पर राष्ट्र का हक होता है, उन सब पर राष्ट्र का हक होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं किसी देश में, वो सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत संसाधन ही क्यों ना हो, व्यक्तिगत संसाधन ही क्यों ना हो, अगर राष्ट्र को उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो राष्ट्र उसको अधिग्रहित कर सकता है, ले सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई 6 लेन या 4 लेन या ऐसे रेलवे पटरी या ऐसी चीज़ें कुछ बन रही हैं, तो मान लीजिए किसी की व्यक्तिगत ज़मीन है, अगर रास्ते में आ रही है तो सरकार उसको अधिग्रहित कर सकती है। भले उसके लिए उसको मुआवजा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जिस व्यक्ति की रहेगी वह व्यक्ति उसको मना नहीं कर सकता है कि हम नहीं देंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी की ज़मीन में या कहीं पर कोई बहुमूल्य खनिज पदार्थ निकल आता है, तब भी वह राष्ट्र की संपत्ति हो जाएगी। राष्ट्रीय, इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, वो सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम उनको कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम उन्हें कहते हैं जो किसी एक देश से लगभग 200 किलोमीटर, किसी एक देश के समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं, उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे
जैसे मान लीजिए ये भारत का दक्षिणी भाग है, ये भारत का दक्षिणी भाग है। इधर जो है यहाँ समुद्री भाग है, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल खाड़ी है, इधर प्रशांत महासागर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 200 किलोमीटर तक दूरी पर कोई भी अगर संसाधन, यहाँ कोई भी संसाधन, चाहे वो खनिज धातु हो, चाहे कोई मछली हो, चाहे जीवाश्म ईंधन हो, चाहे जो कुछ भी हो, 200 किलोमीटर की दूरी पर जो है उसका उपयोग करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय परमिशन की आवश्यकता होगी। बगैर अंतर्राष्ट्रीय परमिशन के हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी देश से 200 किलोमीटर दूरी पर उपलब्ध समुद्री क्षेत्र में 200 किलोमीटर दूरी तक उपलब्ध जो भी संसाधन होगा उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मानेंगे। इसी में आता है, देखिए एक चीज राष्ट्रीय संसाधन में, थोड़ा सा राष्ट्रीय संसाधन में ये होता है कि राष्ट्रीय संसाधन समुद्री क्षेत्र जहाँ होता है यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर तक, राष्ट्रीय संसाधन में लगभग 20 किलोमीटर तक जो भी संसाधन उपलब्ध है यहाँ, मान लीजिए भारत के प्रशांत महासागर में यहाँ 20 किलोमीटर तक जो भी, चाहे यहाँ खनिज पदार्थ हो, चाहे मछली हो, चाहे जीवाश्म ईंधन हो, चाहे जो भी हो, जो 20 किलोमीटर क्षेत्र तक है, ये इस पर भारत का अधिकार होगा, ये राष्ट्रीय संसाधन माना जाएगा। लेकिन 200 किलोमीटर दूरी पर जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाएगा, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमिशन आवश्यक है। भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय परमिशन मिली हुई है मैग्नीज उत्खनन की परमिशन मिली हुई। भारत 200 किलोमीटर दूरी तक समुद्र में मैग्नीज का उत्पादन करता है और उसका निर्यात भी करता है। ये हो गया स्वामित्व के आधार पर। इसके बाद हम देखते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। संभावी, विकसित, संचित कोष और भंडार। तो संभावी संसाधन ऐसे संसाधन कहे जाते हैं जिनकी अभी संभावना है, जिनके बारे में हमें जानकारी तो है लेकिन अभी हम इसका उपयोग उतने अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके बारे में हमको जानकारी है लेकिन अभी हमारे पास उतनी अच्छी या तो तकनीक नहीं है या तो हमको इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण हम इसका उपयोग अभी उतनी अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसको कहते हैं संभावी संसाधन, जिसका उपयोग अभी हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन भविष्य में इसका उपयोग अच्छे से किया जा सकता है। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन कहलाते हैं जिनका उपयोग हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और इनकी मात्रा, इसके उपयोग के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, मतलब इसका हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं, उसे कहते हैं विकसित संसाधन। संचित कोष हम उसे कहते हैं जो हमारे पास एक तरह से कहते हैं संचित, एकत्रित करना। किसी भी संसाधन को जब हम एकत्रित करके उसका उपयोग किसी दूसरी चीज में करते हैं, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों में करते हैं, उसे कहते हैं संचित कोष। जैसे मान लीजिए हमारे पास जल है, हमारे पास जल एक संसाधन है जिसको हम विभिन्न प्रकार से डैम बना के, बांध बना करके उसको एकत्रित करते हैं, संचित करते हैं। उसके माध्यम से हम बिजली उत्पन्न करते हैं, सिंचाई करते हैं, मछली पालते हैं, तमाम तरह के कार्य, अन्य कार्य करते हैं। जल का संचयन करके अन्य प्रकार के कार्य हम करते हैं। तो इस तरह से ये संचित संसाधन है। भंडार एक तरह से कहा जा सकता है कि जो भंडार वाले संसाधन हैं इनके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है। ये पड़े हुए हैं, इनके बारे में हमें अभी उतनी जानकारी नहीं है, ना तो इनके उपयोग के लिए हमारे पास तकनीक मौजूद है। ये हो गए विकास के आधार पर संसाधन। अंधाधुंध प्रयोग से उत्पन्न समस्याएं। अब देखिए, जो मनुष्य की एक तरह से कह सकते हैं कि आवश्यकता है, इसकी लोलुपता है, इसकी लालच है, असीमित आवश्यकताएं हैं, इनके संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से, बहुत ज़्यादा प्रयोग से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, आइए देखते हैं आगे।
ह्रास हुआ है, संसाधनों का ह्रास हुआ है, हाँ, संसाधनों का ह्रास हुआ है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इतना उपयोग किया है जिससे उनमें कमी आ गई है। जैसे वनों को काट करके, वनों को अंधाधुंध काट करके समाप्त किया जा रहा है। जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। कोयला जो है इसका भी अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। जितने भी संसाधन है मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बिना कुछ सोचे समझे इनका अंधाधुंध प्रयोग करता जा रहा है, जिससे क्या है, इनमें कमी आ रही है। समाज का बंटवारा, समाज का बंटवारा। संसाधन ने क्या किया, संसाधन के अधिक उपयोग से एक समस्या और उत्पन्न हुई है कि समाज का बंटवारा, सामाजिक बंटवारा, सामाजिक संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग की वजह से सामाजिक बंटवारा भी हो गया है। जैसे एक वर्ग ऐसा है जिसके पास बहुत सारे संसाधन हैं और वो संसाधनों का भरपूर उपयोग करके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से वो संपन्न हो गया है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसके पास संसाधन नहीं, जो संसाधन विहीन कहा जाता है, उसके पास संसाधन नहीं है, वो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इस तरह से संसाधन ने सामाजिक बंटवारा भी कर दिया है। संसाधन ने सामाजिक बंटवारा भी कर दिया है। इसके आगे हम देखते हैं वैश्विक पारिस्थितिक संकट। वैश्विक पारिस्थितिक संकट, इसमें सबसे पहले है भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए संसाधनों का उपयोग करता जा रहा है, लगातार करता जा रहा है, उद्योग धंधे बढ़ाता जा रहा है, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इससे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। और देखते हैं हम आजकल कि वनों की कटाई की वजह से और पर्यावरण प्रदूषण की वजह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और पृथ्वी पर गर्मी बहुत बढ़ती है, गर्मी निरंतर बढ़ती जा रही है। उसके बाद है ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण सबसे ज़्यादा अगर किसी की वजह से हुआ है तो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, ओजोन परत एक ऐसी वायुमंडल में उपस्थित एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगी और काफ़ी मात्रा में आने लगी तो यहाँ पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, इनका जीवित रहना संभव नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान जो करती है उसमें रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है वो भी नुकसान करती है ओजोन परत को। भूमि का निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण, मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए जमीन का इतना दुरुपयोग कर रहा है, इतना दुरुपयोग कर रहा है, मतलब उसमें बार बार फसलें उगाई जा रही हैं, अधिक से अधिक जुताई हो रही है, सिंचाई हो रही है, रासायनिक खादों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से भूमि का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये ऊसर बनती जा रही है। एक तरह से भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है और जनसंख्या बढ़ने की वजह से जमीन वैसे ही कम पड़ती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने के लिए मनुष्य एकमात्र कारक है। पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने के लिए मनुष्य एक कारक है, चाहे वो औद्योगिकरण के माध्यम से बढ़ाए, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अपने क्रियाकलाप चाहे जो करता है, उसके बाद जनसंख्या बढ़ा के भी वो पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचा रहा है। तो इतना सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 का भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 संसाधन, पार्ट 1 आज खत्म हुआ। इसके बाद पार्ट 2 नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर बताते हैं। अभी कुछ बचा है इसमें, अगले दिन फिर बताते हैं।